टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। कैग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्कूल में लगभग कितने प्रतिशत शौचालय गैर मौजूद या अनयूज्ड पाए गए हैं? ऑप्शन है लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 30% या लगभग 40%। कैग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्कूल में लगभग 40% शौचालय आंशिक निर्माणाधीन गैर मौजूद या अनयूज्ड पाए गए हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालय का निर्माण था। सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित आधे से अधिक स्कूली शौचालय बुनियादी रूप से हाथ धोने की सुविधा से भी वंचित पाए गए हैं। लगभग 27% स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। कैग ने संबंधित मंत्रालयों को शौचालय की गैर मौजूदगी के मुद्दे को देखने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में हाथ धोने, रनिंग वाटर, मूत्रालय, अपशिष्ट जल की निकासी आदि बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति को दूर करने के लिए भी कहा गया है। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 40%। आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया है? ऑप्शंस हैं वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक या विशेष प्रयोजन बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों यानी UCB के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क जारी किया है। शीर्ष बैंक ने रूपरेखा तैयार करने के लिए 4 अलग अलग मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए हैं। इसका कारण यह है कि क्षेत्र, आकार, डिजिटल डेप्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में भारत में शहरी सहकारी बैंकों में काफी ज्यादा विविधता है। बैंक ने कहा कि देश में साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखें तो वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण को अपनाना उचित नहीं होगा। RBI द्वारा शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी शीर्षक के तहत एक रूपरेखा जारी की गई है। रूपरेखा का उद्देश्य 5 पिलर वाले रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। ये 5 पिलर निम्नानुसार हैं: गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण यानी एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, मजबूत सहयोग यानी रोबस्ट कोलैबोरेशन, डेवलपिंग ITs एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। इस तरह पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी सहकारी बैंक। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है? ऑप्शंस हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड आयुष मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। इस बोर्ड की स्थापना औषधीय पौधों के संरक्षण और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में NMPB ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हर्बल औद्योगिक निकायों और अन्य आयुष उद्योगों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख औद्योगिक निकायों में आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी ADMA, FICCI, CII, आयुर्वेदिक मेडिसिनल मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी ANMOI आदि शामिल हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के उद्योगों और नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने किसानों को खरीद वापस गारंटी यानी बाय बैक गारंटी प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य औषधीय पौधों और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यह परीक्षण कहां से किया गया है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। भारत ने हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो स्वदेशी रूप से विकसित हुई है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। पृथ्वी 2 कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल को 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। मिसाइल की पूरी लॉन्च गतिविधियों का समापन सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC द्वारा किया गया था। इस परीक्षण की निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत की किस पहली महिला फाइटर पायलट को अंबाला में स्थित IAF के नए लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है? ऑप्शंस है प्रीति सिंह,
कुमुदनी त्यागी, निशा सिंह या शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह को वर्तमान में अंबाला में स्थित IAF के नवीनतम लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद वे जल्द ही अंबाला स्थित नंबर 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगी, जिसे गोल्डन एरो भी कहा जाता है। वे भारतीय वायुसेना की उन 10 महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं, जिन्हें 2017 में वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वे MiG-21 बाइसन विमान उड़ा रही थी और हाल ही में राजस्थान में एक लड़ाकू बेस में सेवारत थी। बता दें कि महिलाओं को 1992 में पहली बार मेडिकल स्ट्रीम के बाहर सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर है शिवांगी सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डाटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया यानी सोनिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑप्शंस है रॉसकॉस्मोस, नासा, कनाडियन स्पेस एजेंसी या जैक्सा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने डाटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। नासा के मुताबिक यूजर 400 प्रकाश वर्ष दूर से दिखने वाली तस्वीर को साउंड के रूप में सुन सकता है। ये तस्वीरें चंद्रा एक्स-रे वेधशाला, हब्बल टेलीस्कोप और स्पिट्जर टेलीस्कोप से ली गई हैं। आकाशगंगा की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरह का साउंड दे रही हैं। नासा के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा से निकलने वाली रोशनी को अब आवाज के रूप में सुनकर समझा जा सकता है। इस तरह की तकनीक को सोनिफिकेशन कहते हैं। यह डाटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार आकाशगंगा को आम लोग भी सुन सकेंगे। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें संपीड्यता यानी कंप्रेशन सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस है ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त तीनों। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता यानी कंप्रेशन काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG अथवा अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। कंप्रेशन काफी अधिक होने के कारण गैस की अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस। क्वेश्चन नंबर 7, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं गलनांक, क्वथनांक, उर्ध्वपातन या आयतन प्रसार गुणांक। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गलनांक। क्वेश्चन नंबर 8, तापमान का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एटमॉस्फेयर या केल्विन। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। इसे अक्षर K से निरूपित करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के अन्य मात्रक हैं। यदि तापमान के माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तब दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। यदि तापमान के माप को सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तब दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। एटमॉस्फेयर यानी ATM गैस या दाब के मापन का मात्रक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 9, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बर्फ का गलनांक 273.16 K यानी केल्विन होता है। क्योंकि केल्विन तापमान का SI मात्रक होता है और 273.16 K बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। चूंकि 273.16 K को 273 K लिखा जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि 273 को 0 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। इस हिसाब से सेल्सियस में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है? ऑप्शंस है ठोस CO2, ठोस O3, ठोस NO2 या ठोस H2O। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई एसिड कहते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठोस CO2। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।